स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाए, ब्रॉड फंडामेंटल एनालिसिस की जाए, तो आपको एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, इंडिया 2047 विकसित भारत सिर्फ एक स्लोगन या न्यूज हेडलाइंस नहीं है। ये एक बड़ा विजन है, एक रियलिटी बनने वाली कहानी। और सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा उन लोगों के ऊपर जो आज अपनी 20s या 30s में है। आप ही वो जनरेशन हो जो कि इस जर्नी का इंटीग्रल पार्ट बनोगे। चाहे वो लिक्रेटिव जॉब्स हो, स्टार्टअप्स हो, या इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। हर यंग मैन या वेमेन जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या अगले कुछ सालों में करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो एक जरूरी गाइड है। इसलिए इसे एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ पाए कि इंडियन इकोनॉमी आपको क्या अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज यूथ सर्च, द अनफोल्डिंग अपॉर्चुनिटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है वो पीरियड जब एक देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन पीक पर होती है और डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है। यूएन और वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की मीडियन एज अभी 28.6 ईयर्स के आसपास है। मतलब एक यंग एनर्जेटिक वर्कफोर्स। कंपेयर करें वेस्टर्न इकोनॉमी से, और जापान ऑलरेडी एजिंग है और चाइना भी अपनी श्रिंकिंग वर्कफोर्स से स्ट्रगल कर रहा है। तो इस यंग पॉपुलेशन का इंपैक्ट क्या है? ज्यादा कंज्यूमर डिमांड, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और एक बड़ा लेबर पूल। और यही वजह है कि इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया के पास अगले 2-3 डिकेड के लिए एक यूनिक एडवांटेज है। फ्यूएलिंग द फायर, ग्रोथ कैटलिस्ट बियॉन्ड जस्ट डेमोग्राफी। अब सिर्फ यूथ होना काफी नहीं है दोस्तों। सही पॉलिसीज और टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन के बिना डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिसास्टर भी बन सकता है। यहीं पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहे हैं। स्किल इंडिया से एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव हो रही है। डिजिटल अडॉप्शन, यूपीआई, फिनटेक, एआई टूल्स यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। साथ ही मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। यानी डिमांड की वेव अभी शुरू हुई है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। सेक्टर्स पॉइज्ड फॉर एक्सप्लोसिव ग्रोथ। अब सवाल है, कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? नंबर 1, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड रिटेल, ई कॉमर्स, ड्यूरेबल्स, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स। नंबर 2, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन और अवेयरनेस बढ़ेगी, डिमांड यहां पर सर्च करेगी। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, मेट्रो, पोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रा, सबको स्केल अप करना होगा। यही 3 नहीं, बल्कि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स भी इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होंगे। और इन्हीं सेक्टर्स के इंडेक्स को अभी थोड़ी देर में हम चार्ट्स पर देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर देखिए। ग्लोबल एंगल, इंडिया वर्सेस दी वर्ल्ड। एक ग्लोबल कंपैरिजन बहुत जरूरी है। यूएस, यूरोप, जापान सब एजिंग इकोनॉमीज बन रहे हैं। चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। इस बैकड्रॉप में इंडिया एक रेयर ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सॉवरेन फंड्स, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया को अगले 20-25 साल के लिए एक मेगा ग्रोथ स्टोरी के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे माइक्रो इंसाइट्स पसंद आ रहे हैं तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन करना नहीं भूलिए। हर संडे हम लाइव एडवांस सेशन करते हैं और जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का डीप डाइव होता है, यानी हाइब्रिड अप्रोच। बस नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए
और एक्सप्लोर कीजिए मेंबरशिप पर्क्स। चार्ट एनालिसिस, सेक्टर इंडाइसेस एंड आरएस वर्सेस निफ्टी 50। चलिए अब चार्ट्स पे देखते हैं कि कैसे इंडिया के ग्रोथ सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। पहला हम देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 2004 से। ये इंडेक्स एस्पिरेशनल स्पेंडिंग और रिटेल डिमांड का बैरोमीटर है। नंबर 2, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर 2011 से इसे देखेंगे, बैकबोन ऑफ क्रेडिट ग्रोथ प्लस बैंकिंग। नंबर 3, बीएससी हेल्थ केयर को देखेंगे, जो 2004 से हम उसे चेक करेंगे, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, हेल्थ केयर डिमांड कंसिस्टेंटली राइजिंग। नंबर 4, निफ्टी ऑटो सेक्टर का इंडेक्स 2004 से देखेंगे, इंडिया का मोबिलिटी और लाइफ स्टाइल अपग्रेड स्टोरी। नंबर 5, निफ्टी इंफ्रा 2004 से, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन ऑफ विकसित भारत। हर इंडेक्स को हम आरएस एनालिसिस 100 लुक बैक वर्सेस निफ्टी 50 के साथ देखेंगे, जो बताएगा हमें कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर लैग कर रहे हैं। ये एनालिसिस आपको सेक्टोरल ट्रेंड और सेक्टर रोटेशन समझने में भी मदद करेगा। सबसे पहले देखते हैं बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के इंडेक्स को, हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट को, मंथली चार्ट है। यहां पर ध्यान से देखिए कि 2004 से एक मासिव इंपल्स बनी, करेक्शन हुआ, उसके बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट यहां पर हुआ जून 2014 में, और उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। यानी गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें करेक्शन जब भी होते हैं अल्टीमेटली ये न्यू हाई बनाता है, और ये ऐसा कर रहा है 2004 से। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, एंड वंस अगेन प्राइस इससे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन 2014 से वैलिड है और जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि सेकुलर ट्रेंड जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में बुलिश नजर आ रहा है। अब हम डेली प्राइस चार्ट में देख रहे हैं, यहां देखिए रिसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग मूव में। यहां इसने लोअर लो बनाना बंद किया। क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न है? तो चलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं। ये देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का निर्माण हुआ है, लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और जब थ्रो बैक हुआ तो प्राइस ने नेकलाइन एरिया पर सपोर्ट लिया। इसका मतलब रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ चुके हैं जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, और साथ में ईएमए 55 ने एसएमए 144 को क्रॉसओवर कर लिया है, और उसका स्लोप जो डाउनवर्ड था अब इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है। एक नजर इसकी आरएस एनालिसिस करते हैं। यहां पर देखिए ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अब हम मंथली प्राइस चार्ट देख रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के इंडेक्स को। यहां पर भी देखिए 2011 से हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है, यानी इसमें भी सेकुलर ट्रेंड बुलिश है। रीसेंट टाइम में देखें तो जून 2022 से ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जो ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रही है ईएमए 21 से। तो ओवरऑल सेकुलर ट्रेंड इस इंडेक्स में भी बुलिश नजर आ रहा है। अब अगर डेली चार्ट में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंडेक्स को देखें तो ये डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे टिपिकल अक्यूमुलेशन बैंड है जिससे बाहर आया, और अपर फाइबर यहाँ पे जाके सपोर्ट बना। अब मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के स्लोप अपसाइड मूव कर चुके हैं, और अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो लुकअप पीरियड 100 में ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स। अब हम देख रहे हैं बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को मंथली चार्ट में। यहां पर भी देखिए 2004 से हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर कट नजर आ रहा है। इसका मतलब सेकुलर ट्रेंड इस इंडेक्स में भी बुलिश है। इसके अलावा रिसेंट टाइम में अगर देखें तो इस जगह से आप देखिए प्राइस में मैंने डिमांड जोन को मार्क किया है यूजिंग 2 ट्रेंड लाइन, ताकि जोन को हम मार्क कर सकें डायनेमिक सपोर्ट को। तो यहां से देखिए ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रॉडली अगर इसमें भी देखें तो ईएमए 21 मंथली चार्ट में एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। अब हम देख रहे हैं बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम में। यहां देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया,
जिसका अपेक्स यहाँ था, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये नेकलाइन बन गई, जो पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। साथ में यहाँ पर आप देखें तो गोल्डन क्रॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है, तो ट्रेंड इसमें बुलिश है। अब एक नजर डालते हैं और आरएस एनालिसिस करते हैं, तो ये इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देख रहे हैं मंथली चार्ट में। 2004 से देखें तो बुलिश रन, मेजर करेक्शन, लेकिन फिर नया हाई, फिर करेक्शन कंसोलिडेशन, नया हाई, फिर ये डीपर करेक्शन 2018 में, और उसके बाद ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो इस इंडेक्स में भी क्या पता लगा कि सेकुलर ट्रेंड इसमें भी बुलिश है। मार्केट में करेक्शन जरूर होते हैं, या तो डीपर करेक्शन होते हैं या बेयर मार्केट के समय में डीपर करेक्शन होते हैं, बट सेकुलर ट्रेंड इसका बुलिश रहता है। अब हम डेली प्राइस चार्ट में देख रहे हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स को। ये डाउन ट्रेंडिंग मूव था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई और अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ध्यान से देखें तो ब्रेक अवे गैप के साथ में यहाँ ब्रेकआउट हुआ और क्या बन गया, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड अ ब्रेकआउट। तो इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और साथ में हम यहाँ पर गोल्डन क्रॉस देख सकते हैं। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को मंथली प्राइस चार्ट में। यहां पर देखिए एक दौर आया था, इस सेक्टर में एक मासिव बुलिश रन देखा गया था, करीब 3-4 साल का यह बुलिश रन था और यह था 2004 से लेकर 2007 के दौरान में यह बुलिश रन था। उसके बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और इस रेंज के बाहर यहां पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ सितंबर 2023 में। तो इसमें भी सेकुलर ट्रेंड तो बुलिश है। अब निफ्टी इंफ्रा के हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था, यहाँ पे लोअर लो बनाना बंद हुआ, अब मार्केट का स्ट्रक्चर टर्न हो गया है हायर हाइज एंड हायर लोज में। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस भी हम देख सकते हैं और SMA 144 का जो स्लोप यहाँ पे डाउनवर्ड था, यहाँ फ्लैट हुआ और अब ये इंक्लाइनिंग अप नजर आ रहा है। तो इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल क्लियर कट नजर आ रहे हैं। अगर आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स भी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। विजन 2047 एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक। अब बात करते हैं इंडिया विजन 2047 विकसित भारत की, और साथ ही हाल में कुछ आए इंपॉर्टेंट मैक्रो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले Q1 FY26 GDP growth actual. India's economy grew by robust 7.8% in Q1 25-26 यानी अप्रैल से जून के बीच में, making a 5-quarter high and significantly beating RBI's projection of 6.5%. फोर्ब्स के मुताबिक इंडिया की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है 2047 तक। बेन एंड कंपनी के फोरकास्ट के अनुसार 23 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन के रेंज में 2047 में इंडियन इकोनॉमी जा सकती है। नीति आयोग के अनुसार 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी पॉसिबल है विद सस्टेन्ड ग्रोथ। सोचिए जरा, आज के 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से 6 से 7 गुना बड़ी इकोनॉमी, यही वो अपॉर्चुनिटी है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड प्लस रिफॉर्म्स प्लस सेक्टर ग्रोथ कंबाइन करके क्रिएट करेंगे। रिस्क, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। पर दोस्तों कोई अपॉर्चुनिटी बिना रिस्क के नहीं आती। रिस्क क्या है? अगर जॉब क्रिएशन स्पीड के साथ नहीं हुआ, स्किल गैप्स रह गए या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स आए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट भी हो सकता है। फिर भी अगर हम पेशेंस और रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें तो ये एक मल्टी डिकेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए और चाहे म्यूचुअल फंड्स, ETFs या डायरेक्ट इक्विटीज हो, ये थीम इग्नोर करना मुश्किल है।
लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी लर्निंग।